दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद कोठे पे जाते हैं। कोठे पर जाने के बाद उनका मकसद था कि किसी लड़की के साथ या किसी वेश्या के साथ वो वक्त बिताएं। इसके लिए वो उसके लिए दलाल के पास जाते हैं और दलाल से जाकर बात करते हैं कि कोई लड़की की व्यवस्था हो तो हमें लड़की चाहिए। जैसे ही दलाल ने ये बात सुनी, दलाल ने कहा कि उसके लिए पैसे लगेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं लड़की से तुम्हारी मुलाकात करा सकता हूँ। यानी कि एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है और उसका मनोज का एक दोस्त होता है। दोस्त जो था मनोज का, वो फेरी लगाकर अपना काम करता था। अब इसी तरह से दोनों जब कोठे पे जाते हैं, दलाल को पैसे देते हैं और पैसे दिए जाते हैं 200 रुपए। अब उसके बाद उन्हें लड़कियां दिखाई जाती हैं। जो लड़कियां थी दो, और दो ही दोस्त थे। जब उनके पास पहुंचते हैं तो मनोज ने एक लड़की को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ कमरे में अंदर चला जाता है। और जैसे वो कमरे में अंदर जाता है तो वो उस लड़की के साथ 5 मिनट तक वक्त बिताता है और वहां से फिर वापस चला आता है। दरअसल जिस लड़की के साथ उसने वक्त बिताया था, दरअसल वो उसकी अपनी सगी बहन थी, जो कि 3 साल पहले अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसको ढूंढने के लिए वो न जाने कितने कोठों पर, कितनी जगहों पर गया हुआ था, लेकिन उसको उसकी बहन नहीं मिल रही थी। लेकिन बहन जिस रूप में मिलती है, जिस जगह जैसे मिलती है, वो वाकई अपना आप में बड़ी दिलचस्प है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय का ही एक कस्बा लगता है बखरी। दरअसल बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2018 की। हालांकि ये बुधवार का दिन था और ये अंतिम दिन था, क्योंकि अंतिम दिन इस दिन मनोज आया हुआ था। लेकिन इससे लगभग 2 सप्ताह पहले की बात है कि एक लड़का फेरी लगाकर अपना सामान बेच रहा था, और जैसे ही वो जोर जोर से आवाज लगाता था तो उसकी आवाज सुनने के बाद कोई भी, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। जिस जगह से वो बकरी के निकल रहा था, उस बकरी के उस एरिया में, उस घर में देह व्यापार का धंधा हो रहा था। और एक लड़की जो कि उम्मीद से भी कम उसने कपड़े पहने हुए थे, उस फेरी वाले की तरफ देखती है और देखकर बार बार हाथों से इशारे कर रही थी। वो फेरी वाला थोड़ा सा घबरा रहा था, शर्मा रहा था, सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। लेकिन वो लड़की उससे बार बार आवाज लगा रही थी, बार बार उसे हाथ से इशारा कर रही थी। आखिरकार फेरी वाला उस वक्त तो वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि देखो, मैं उस रास्ते से गुजरता बकरी के, वहां पर एक लड़की जिसने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे, वो मुझे बार बार आवाज लगा रही थी, क्या मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, वहां पैसे देके मौज मस्ती कर सकते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो, तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो लड़का अपनी जेब में कुछ थोड़े से पैसे रखता है और पैसे रखने के बाद फिर से उसी कोठे के पास पहुंचता है, जहां पर एक लड़की उसको बार बार इशारे कर रही थी, आवाज लगा रही थी। आखिरकार वो लड़का उस दहलीज तक, उस दरवाजे तक पहुंचता है। जब पहुंचता है तो वहां अशोक खलीफा नाम का एक व्यक्ति था। उस अशोक खलीफा नाम के उस व्यक्ति ने उस लड़के को, जो फेरी वाला था, उसको रोक लेता है। वो कहता है कि कहाँ जाना है। कैसा? उसने कहा कि मुझे ऊपर जाना है, एक लड़की से मुलाकात करनी है, यानी कि मुझे वैश्या से मिलना है। तो उसने कहा कि इसके बदले में आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जो भी एक रकम बताई जाती है वो रकम उसको दे देता है। इसके बाद सीधा उस लड़की के पास पहुंचता है। लड़की उसे देखते कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया। वो कहता है कि कुछ चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं कि कहाँ देखा है। जैसे ही उस लड़की ने ये बात कही, उस लड़के ने सुनी, तो उसने, क्योंकि लड़की ने जो एक रूप बनाया हुआ था, उसके चेहरे पर मेकअप था, उसने जरूर से ज्यादा मेकअप किया हुआ था, कपड़े उसने बिल्कुल बहुत ही कम पहने हुए थे, और वो लड़के के सामने जब अचानक से आती है तो लड़का उसे एकदम से पहचान नहीं पाता है। तभी वो कहती है कि मैं मनोज की बहन हूं और मेरा नाम प्रतिमा है। तो जैसे ही उसने ये बात सुनी, क्योंकि उसे तो वो बचपन से जानता था, लेकिन एक बार में उसे पहचान ही नहीं पाया, जिस तरह का उसने मेकअप किया हुआ था, जिस तरह का उसका रंग ढंग, उसके बातचीत करने का तौर तरीका हो चुके थे। तो उसके बाद उस लड़के को लेकर वो अपने कमरे में जाती है, और कमरे में जाने के बाद अपनी कहानी बयां करती है। कहती है कि मैं घर के बाहर ही थी, लेकिन अचानक ही कोई एक व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जिसको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं थी, वो व्यक्ति मुझसे किसी न किसी बहाने से रोज मिला करता था और मुझसे बातचीत क्या करता था। उसने मुझे खूब सारे पैसे भी दिए, उसने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए, सामान दिए, और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो मैं उसके बहुत करीब पहुंच जाती हूँ। एक तरफ तो घर वाले होते हैं जो कि मुझसे इतना प्यार नहीं करते थे, एक तरफ जो घर में किसी न किसी बात को लेकर डांट पड़ती थी, परेशान किया करते थे, और एक तरफ लग रहा था कि ये सपनों का राजकुमार है जो उससे इतना बेइंतहा प्यार करता है। और उस लड़की ने मौका देखते उस लड़के से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही जिंदगी जीना चाहती हूँ। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस बात को लेकर तैयार हो तो तुम इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना। और लड़की पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अपने घर के जो सामान था, कपड़े थे, जो पैसे का इंतजाम कर सकते थे, वो पैसे का इंतजाम करके सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। उस लड़के ने उस लड़की को 2-3 दिन तो अपने पास रखा, लेकिन उसके बाद कहा कि मैं ज्यादा वक्त तक तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें किसी के पास छोड़ रहा हूं। और उसने एक महिला के पास उस लड़की को छोड़ दिया। वहां उसने कहा कि तुम्हें इंतजार करना है और मैं कुछ और बाकी सामान है उसे लेके आने के बाद उसने उनको, उस महिला को, अपनी मौसी बताया था। इसके बाद वो उस मौसी के पास उसको छोड़ के चला जाता है। उस लड़की
को ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन था, क्यों यहाँ पर छोड़ के गया है और यहाँ पर इस महिला के पास आखिरकार वो होगा क्या। लेकिन कुछ वक्त जैसे आगे बीतता है, उस लड़की को पता चलता है कि उसके सामने एक ग्राहक पेश किया जाता है, और जब ग्राहक पेश किया जाता है उसे बताया जाता है कि इसे किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यदि इसे दिक्कत परेशानी होती है तो फिर ये दिक्कत परेशानी तुम्हें हो सकती है। लड़की ने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन उस लड़की को ना केवल मारा पीटा गया बल्कि एक तरह का ऐसा इंजेक्शन दिया गया जिस इंजेक्शन को लेने के बाद उस लड़की को बेहोश हो जाती है, और बेहोशी की हालत में उसके साथ अनजान व्यक्ति गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे थे, और उसका उन्होंने वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और जैसे वीडियो कैद कर लिया उसके बाद लड़की को होश आता है तो वो वीडियो दिखाया जाता है। लड़की खाना पीना मांग रही थी और वो बार बार उसको वीडियो दिखाया जा रहा था। कहा जा रहा था यदि तुमने इसका विरोध किया तो ये वीडियो किसी को भी दिखा दिया जाएगा, जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। वो लड़की चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी, और उसके बावजूद उसके साथ लगातार अब हर दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति आता था और उसके साथ इस तरह से वक्त बिता रहा था। उधर जो घर वालों के सामने नजरों की से उनकी बेटी प्रतिमा अचानक से ओझल हो जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अपनी उस बेटी के गायब होने की कोई सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि पुलिस को इस बारे में पता ही नहीं चल पाया। और वो लड़की अचानक से जब घर से गायब हो जाती है तो घर वाले इधर उधर लगातार तलाश कर रहे थे। हर संभव जितनी कोशिश कर सकते थे, जहां जहां वो जा सकते थे, जिन जिन से पूछ सकते थे, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी ही व्यक्तिगत तरीके से प्रयास किया। लेकिन उसके बाद फिर जो थक जाते हैं तो उस लड़की को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो अपनी मर्जी से गई थी और किसी के साथ वो भाग गई थी, जबकि उस लड़की की ज्यादा उम्र भी नहीं थी। मैं 16 साल की वो लड़की घर से निकल तो जाती है प्यार के चक्कर में, और उसके बाद जहां पहुंचती है वहां उसके साथ हर दिन कोई नया आदमी आता था, और नया आदमी आने के बाद उसके साथ ये गलत काम करता था। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। जो वक्त गुजर जाता है तब उस फेरी वाले की आवाज सुनकर वो लड़की इतना ज्यादा आकर्षित हो जाती है। उसके आकर्षित होने की वजह ये थी क्योंकि वो उसके भाई के बचपन का दोस्त था, और वो घर पर भी कुछ इसी तरह से आवाज लगाया करता था दोस्त को। तो उसकी पहली आवाज लगाते ही जैसे फेरी वाले ने आवाज लगाई तो उस वैश्य ने उसको पहचान लिया था, क्योंकि ये तो उसके भैया का दोस्त है। उसके सामने एक उम्मीद थी, एक आस थी कि ये शायद उसको बचाएगा। ठीक, उसने उसको बुलाया और इसी तरह से लगातार 2-3 बार वो लड़का उसके पास जाता है, और पास जाने के बाद बस हर बार यही प्लानिंग कर रहे थे कि आखिरकार इसको यहां से निकाला कैसे जाए, क्योंकि वहां से निकल पाना इतना आसान जो नहीं था। उस फेरी वाले ने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाने के बाद सीधा उस लड़की के भाई मनोज के पास जाता है। मनोज को पूरी कहानी बयां करता है। मनोज से कहता है कि तुम्हारी बहन मुझे मिल चुकी है, लेकिन वो बखरी के एक रेड लाइट एरिया में है, वहां से निकाल पाना उसको बहुत मुश्किल है। तब वो दोनों दोस्त ग्राहक बन के जाते हैं, और ग्राहक बन के जाने के बाद वहां पहुंच जाते हैं। एक लड़की झारखंड की होती है, दूसरी उसकी सगी बहन होती है। झारखंड की लड़की के पास उसका दोस्त पहुंच जाता है, और उस लड़की के पास जो उसकी सगी बहन होती है वो भाई पहुंच जाता है। भाई को भी यही पूरी कहानी सुनाई जाती है कि आखिरकार उसके साथ कब कब कैसे कैसे क्या हुआ, किसने उसके साथ गलत काम किया, वो लड़की किन किन रेड लाइट एरिया में रही थी, कभी किशनगंज में तो कभी बखरी के उस इलाके में। बखरी का उस जो उस इलाका था, उस लड़की के घर यानी कि शिवहर से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास था। उसको ये नहीं पता था, क्योंकि उसने पहले बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। आखिरकार मनोज ने बड़ी होशियारी से काम लिया, और होशियारी से काम लेने के बाद जो बखरी का पुलिस स्टेशन होता है, वहां के जो SHO होते हैं शरद कुमार से जाके वो मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद पूरी कहानी बयां करता है। 3 जनवरी 2018 का ये वाकया है। उसके बाद SHO ने पूरा मामला सुना, और पूरा मामला सुनने के बाद 001/2018 की IPC की धारा 366, 372, 373 सेक्शन 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को सौंपी गई। साथ ही यहां से पुलिस इंस्पेक्टर शरद कुमार, साथ ही सब इंस्पेक्टर परशुराम शर्मा, श्याम बाबू, रामजी नट और महिला पुलिस बल यहां से जाता है। और ये पुलिस वाले यहां से जाने के बाद सीधा उसी जगह पहुंचते हैं। हालांकि अशोक खलीफा जो था वो वहां से मौका पाती भाग जाता है, लेकिन एक महिला मिलती है, नसीमा खातून को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़की जिसका नाम प्रतिमा होता है, साथ ही एक झारखंड की लड़की होती है, उन दोनों लड़कियों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है, और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद फिर उन लड़कियों को उनके घर सौंप दिया जाता है। और जब ये खबर अखबारों में, खासकर BBC ने इस खबर को जो प्रकाशित किया था, BBC ने न केवल SHO शरद कुमार का बयान लिया, बल्कि उस लड़की का भी बयान लिया, उस लड़की के भाई का, वो फेरी वाले, इन सबसे ही बातचीत की और उनसे पूछा कि तुम्हें ये नायाब तरीका आया कहां से, कैसे तुमने ये सोचा। तो इसके पीछे था उस लड़की का दिमाग, जो 3 साल से लगातार उस जगह से निकलने की बार बार कोशिश कर रही थी, और वो हर बार कोशिश में फेल होती थी। जब भी निकलने की कोशिश करती थी तब वो कोठे वाले उसको बहुत बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे,
ना, हालांकि वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फेरी वाले ने आकर उसकी हिम्मत को बढ़ाया और उस लड़की ने फिर वहां से निकलने के जो प्रयास किया वो वाकई अखबारों की सुर्खियां बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर एकदम से भरोसा न करें। हालांकि आज का जो युग है, आज का जो दौर है, वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एकदम आसानी से दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, उसके बाद फिर लड़की घर से चली जाती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी हो जाती है। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला बिल्कुल भी ना लें जो माँ बाप के खिलाफ होता हो, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप के खिलाफ लिए गए फैसले ज्यादातर कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। दोस्तों, जाते जाते प्रेम कुमार हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही पंचम सिंह और उनकी पत्नी डॉली सिंह हैं, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें बरेली के मोहम्मद नफीस, जयपुर से कुलविंदर सिंह, बिजनौर से बलराज सिंह चौहान, बिहार से अजय कुमार, गाजीपुर से सर्वेश वर्मा, जालंधर से कुलदीप सिंह, जलेसर से हासिम सिद्दीकी, विष्णु प्रजापत, राणा राम जोधपुर से, मोहम्मद जाहिद ओडिशा से, वसीम मलिक हरिद्वार से, प्रदीप त्रिपाठी महोबा से, शिवम माथुर दिल्ली से, गोपाल सिंह उत्तराखंड से, उत्कर्ष राजपूत, जावेद सैफी मेरठ से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।